नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन हूँ, क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर है। हम एक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के वॉचडॉग हैं और मेरा खुद का काफ़ी अनुभव रहा है मेडिकल प्रैक्टिस में भी और मेडिकल टीचिंग में, मेडिकल रिसर्च में, तीनों में। तो अभी मैं एक न्यूज़ आइटम देखा, जो कि एनएमसी के चेयरपर्सन ने घोषित किया है, नेशनल मेडिकल कमीशन। वो घोषित किया है कि अभी जो मेडिकल स्टूडेंट्स रहेंगे एमबीबीएस लेवल से, एमबीबीएस, एमडी, फिर यहाँ तक कि पीएचडी भी रहेगा उनका। किस चीज़ में? क्लिनिकल रिसर्च में। क्लिनिकल रिसर्च में, और ये एक मेन सब्जेक्ट रहेगा। अभी क्या होता था कि क्लिनिकल रिसर्च करते थे, जिनको इंटरेस्ट है एमबीबीएस लेवल में भी आईसीएमआर के एसटीएस शॉर्ट टर्म स्टूडेंट प्रोजेक्ट होते थे, वेकेशन में करते थे वो 2 महीने 4 महीने ऐसे करते थे। अभी क्या बोला कि नहीं, इसको एक अनिवार्य सब्जेक्ट बनेगा, इसमें असेसमेंट होगा, इसमें टेस्ट होगा और कंपल्सरी होगा। और इसमें क्या है, आईआईटीज़ को इन्वॉल्व किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को इन्वॉल्व किया है, आईसीएमआर को इन्वॉल्व किया है। इनके पैनल बनेंगे, इन लोग इसका सिलेबस बनाएंगे। तो मेरे को कई चीज़ें, मेरे डेवलपमेंट्स देखे हैं रिसर्च में, क्लिनिकल रिसर्च में, डॉक्टर्स में, कैसे उनको रिसर्च की तरफ ले जाया जा रहा है और पेशेंट से वो दूर हो रहे हैं। क्या है, जो मेडिकल प्रोफेशन है, डॉक्टर्स है, वो पेशेंट देखने के लिए है और वो यूज़र है, रिसर्च के यूज़र एंड वाले हैं। तो वो पेशेंट के साथ उनको अनुभव होता है, ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस होता है। ये उनमें से कुछ डॉक्टर्स को 10%, 15% हमने जो हमारे अनुभव में देखा है, उनको क्या रहता है, उनको रिसर्च एप्टीट्यूड रहता है, तो वो फुल टाइम रिसर्च में जा सकते हैं। फिर कई नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो फुल टाइम रिसर्च, बेसिक साइंसेस में, बेशक आईआईटी वाले रिसर्च करें डेटा साइंस में, बेशक आपके आईसर वाले करें, आईसीएमआर करें, उन लोग रिसर्च करें और उनका जो रिसर्च का जो आउटपुट है, जो डॉक्टर है वो प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता है। क्योंकि एमबीबीएस का जो मेडिकल सिलेबस होता है, बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं एमबीबीएस में, और अभी कई चीज़ें ऐड किए जा रहे हैं। अभी फैमिली अडॉप्ट करना है, फर्स्ट ईयर से बच्चों को 2 घंटे जाते हैं विलेज में, वहाँ फैमिली अडॉप्ट करते हैं, उनका मेडिकल प्रॉब्लम को फिर ये आते हैं, और इनके बेसिक सीखने के लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये सीखने के लिए इनके पास कितना टाइम है? दूसरा, जो पीएचडी भी करेंगे, पीएचडी क्या होता है, मैंने भी पीएचडी चालू किया था, 6 महीने बाद ड्रॉप आउट हो गया, क्योंकि बहुत नैरो फील्ड देखा जाता है पीएचडी में। ओवरऑल मेडिकल एक्सपीरियंस नहीं मिलता। आप कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक ड्रग ट्रायल करके आपको पीएचडी मिल जाता, थीसिस आप सबमिट कर दो, डिफेंस कर दो, वो हो जाता है। इसमें हमको थोड़ा, मेरे को एक दूसरा मत मैं रखना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या डेवलपमेंट्स है, क्या अच्छा है क्या। मैंने भी स्टडी लीव किया था क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी में, इंग्लैंड में, बहुत पहले 1990s में किया था। तब मेरे डब्ल्यूएचओ का एक किताब है, उससे मैं कुछ अंश पढ़ूंगा। वो डेवलपमेंट्स मेरे को याद आया जैसे ही मैंने देखा ये एनएमसी का, ऐसे उन्होंने गाइडलाइन दिया है कि मेडिकल रिसर्च अभी कंपलसरी हो जाएगा, क्लिनिकल रिसर्च कंपलसरी हो जाएगा। मेरे को वो कुछ मैंने पढ़े थे, मैं अभी आपको प्रोजेक्ट करता हूँ उसी किताब से। ये डब्ल्यूएचओ का ही किताब है, द चैलेंज ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है कि रिसर्च में एपिडेमियोलॉजी बहुत इस्तेमाल होता है। वो पहला पन्ना दिखाइए प्रभात, इसका हमने पहला पन्ना जो डब्ल्यूएचओ का जो जिसमें टाइटल है, हाँ ये देखिए, ये चैलेंज ऑफ एपिडेमियोलॉजी, इश्यूज एंड सेलेक्टेड रीडिंग्स। इसके 4 एडिटर्स है, चारों के नाम दिए है, और ये डब्ल्यूएचओ का पब्लिकेशन है 1988 का। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले डब्ल्यूएचओ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन था, जो पब्लिक हेल्थ रिसर्च और पब्लिक हेल्थ में काफ़ी बेसिक स्ट्रेस देता था कि हेल्थ ओवरऑल मल्टीडिसिप्लिन होना चाहिए, हेल्थ रिसर्च होना चाहिए, और एपिडेमियोलॉजी जो है वो रिसर्च सब्जेक्ट है, वो एक पब्लिक हेल्थ वाले काफ़ी उनका कोर कॉम्पिटेंस रहता है। एपिडेमियोलॉजी में क्या, सोशल साइंसेज आ जाते हैं, एंथ्रोपोलॉजी आते हैं, मल्टीडिसिप्लिन रहता है। और ये अगर पब्लिक हेल्थ वाले रिसर्च करते हैं तो बीमारियां कम हो जाती है, बीमारियां कम हो जाती है तो क्लिनिशियंस को पेशेंट्स नहीं मिलते हैं, तो पूरा इंडस्ट्री को झटका लग जाता है। ये मैं इसी किताब से पॉइंट्स बताऊंगा, ये तब का ये था।
और अभी क्या है, उन्होंने फिर क्या चालू किया था, उन्होंने क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी प्रोग्राम चालू किया था रॉकफेलर फाउंडेशन ने, और रॉकफेलर फाउंडेशन ने चालू किया था। हाँ, अगला ये दिखाइए, ये देखिए, एट प्रेजेंट वी आर वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ स्कूल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। अच्छा, पब्लिक हेल्थ स्कूल होते थे, एपिडेमियोलॉजी स्कूल होते थे, जैसे हमारे कंट्री में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता में है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो पब्लिक हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी और बेसिक रिसर्च में फोकस करते थे। और वो कहते हैं कि पहले रॉकफेलर, ये आगे दूसरा पैराग्राफ देखेंगे, इसमें दिया है कि फ्यूचर क्या, पहले ही दिखाइए उसी को जो अभी पहले दिखाए थे। एट प्रेजेंट, मैं इसी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये अगर डिबेटेबल टॉपिक है तो ये हो सके एनएमसी भी और इसका जड़ तक जाए कि ये कई 30-40 साल से ये डेवलपमेंट हो रहा। 1990 से क्या हुआ, रॉकफेलर फाउंडेशन लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग पब्लिक हेल्थ। एक जमाने में रॉकफेलर फाउंडेशन पब्लिक हेल्थ को सपोर्ट करता था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन पब्लिक हेल्थ कोलकाता ब्रिटिश टाइम्स में रॉकफेलर फाउंडेशन ने ही बना, ये किया था, स्थापित किया था। देयर इज मच मोर कंसर्न विथ मेडिकल स्कूल्स देन पब्लिक हेल्थ स्कूल्स। अभी उनको मेडिकल स्कूल्स, क्लिनिशियंस के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि पब्लिक हेल्थ वाले अगर अपना काम करेंगे तो उनका बीमारियां कम हो जाएंगी, तो उसमें मुनाफा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर्स को सो मच सो दैट दे हैव फंडेड क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी प्रोग्राम्स थ्रू मेडिकल स्कूल। मेडिकल स्कूल में क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर ट्रेनिंग देंगे। ये मैं 1988 की किताब से पढ़ रहा हूँ। और ये बोलते हैं कि वो जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, मेडिसिन सर्जरी, उनको टाइम नहीं रहता है, उनको कुछ ओरिएंटेशन करके, ये मैं भी स्टडी लीव में काम किया इनके साथ, तो सब क्लिनिशियन होते थे, वो थोड़े बहुत वो टर्म सीख जाते हैं एपिडेमियोलॉजी के, क्लिनिकल ट्रायल्स के। और क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, आपका फार्मा कंपनी को बेनिफिट होता है। तो ये सीख के बोलते हैं कि उनको फिर एपिडेमियोलॉजिस्ट प्रोजेक्ट करेंगे, क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिस्ट रिसर्चर्स करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे। और जो एक्चुअली पब्लिक हेल्थ वाले हैं, जो एक्चुअल ये कर रहे हैं, उनको किनारे कर देंगे, क्योंकि उनको क्लिनिशियंस का ग्लैमर ज़्यादा रहता है, उनका पॉलिटिकल ये ज़्यादा रहता है। दे हैव गॉट द ईयर ऑफ द पॉलिटिशियन। अभी ये अगला वाला दिखाइए, नेक्स्ट पेज। मैं पूरा इसमें प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। कहते हैं कि ऑल्दो क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी, जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि एनएमसी ने एग्जैक्टली ये वर्ड यूज किया है कि पीएचडी में क्लिनिकल ट्रायल्स में कराएंगे, इसलिए मेरे को ये तो क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी की बात कर रही है, सीधा क्लिनिकल ट्रायल एनएमसी बोल रहा है। क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी शुड बी एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है कि आप पूरे जनसंख्या का हेल्थ का पैटर्न कर रहे हैं, महामारी आउटब्रेक हो रहा है उसका जांच कर रहे हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है जिससे बीमारी हो रही है, जैसे अभी अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसके ऊपर आप कम्युनिटी का कर रहे हैं जिससे कि लोग बीमार नहीं हो। तो अभी वो नहीं करके क्या करेंगे, दवाइयों का ट्रायल करेंगे। ओबेसिटी होने दो, फिर एंटी ओबेसिटी ड्रग्स के ट्रायल करेंगे। ये दिया है इन्होंने, इट इज क्लिनिकल ट्रायल्स। इन्होंने लिखा है क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी शुड बी एपिडेमियोलॉजी, इट इज नॉट, इट इज क्लिनिकल ट्रायल्स। ये मैं डब्ल्यूएचओ के किताब से ही पढ़ रहा हूँ, पुराना डब्ल्यूएचओ, अभी डब्ल्यूएचओ काफी बदल गया है। दिस इज यूजफुल इन अबाउट क्लिनिशियंस बिकम अ लिटिल मोर साइंटिफिक। वो कहते हैं जरूरी है, क्लिनिकल ट्रायल का जानकारी जरूरी है कि क्लिनिशियन लोग को भी थोड़ा एविडेंस आना चाहिए, पर वो क्या फिर उसी में सीमित हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, दूसरे प्रॉब्लम्स है, मेल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, ओबिसिटी प्रॉब्लम अभी आ रहे हैं, तो ये खाली ड्रग ट्रायल में ही सीमित रहेंगे, जो कि ये है। दे वांट क्लिनिशियंस टू नो इनफ एपिडेमियोलॉजी। उनका प्लान क्या था, 1988 से उन्होंने ये प्लान क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी यूनिट्स किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज। आप नोट कीजिए, उनका काम था कि रॉकफेलर, दे वांट क्लिनिशियंस, जो क्लिनिशियंस है उनको थोड़ा एपिडेमियोलॉजी के सिखा दो, पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल केयर, टू स्टेप इन एज लीडर्स एंड रन द शो। तो वो फिर क्लिनिशियन पॉलिसी मेकिंग में आ जाएंगे, पब्लिक हेल्थ वाले को किनारे कर देंगे, क्योंकि पब्लिक हेल्थ वाले का अगर पॉलिसी कामयाब हो जाता है तो लोग बीमार नहीं होंगे। ये दिया है, ये डब्ल्यूएचओ की किताब में दिया है। एंड सम ऑफ दिस पीपल विद द मेडिकल एरोगेंस घमंडी हो जाएंगे। फिर देखिए आप क्लिनिशियन लोग कितना घमंड से बात करते हैं टॉप लेवल में। डू नॉट हेजिटेट टू डेनिग्रेट स्कूल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ को और नीचा दिखाएंगे कि ये क्या करते हैं, बिकॉज दे आर मल्टीडिसिप्लिनरी। क्योंकि पब्लिक हेल्थ वाले इकोनॉमिक्स भी देखते हैं, हेल्थ इकोनॉमिक्स देखते हैं, सोशल फैक्टर्स देखते हैं। अभी देखिए महामारी का टाइम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एंटनी फॉची ने बोला लॉकडाउन कर दो, लोगों ने बोला, उनके जो क्रिटिक्स थे वो बोले कि भाई इसमें तो लोगों के जॉब चले जाएंगे, उसमें कोलैटरल हार्म होंगे। लोग बोलता वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है ट्रांसमिशन रोकना।
वो क्लिनिशियन जैसे बात कर रहा था। पर पब्लिक हेल्थ पूरा बिग पिक्चर देखता है। वो ये देखेगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत अगर इन्फेक्शन होता है, पर अगर उसको रोकने के लिए आप पूरा बंद कर दोगे तो काफ़ी 10 गुना ज़्यादा लोग दूसरे बीमारियों से बीमार हो जाएंगे, अंडर न्यूट्रिशन बीमार हो जाएंगे। तो ये नहीं चाहते हैं, अभी ये नैरो कर रहे हैं। तो अगला दिखाइए। तो ये रॉकफेलर आर सेलिंग देयर प्रोग्राम, द रॉकफेलर फाउंडेशन, ये क्लिनिकल ट्रायल प्रोग्राम विथ रियल मनी टू बैक इट अप ओवर एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। कहाँ कहाँ? लैटिन अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका। वहाँ पे इतना ये नहीं है, वहाँ पे इजिली ये हो जाते क्लिनिशियंस को। फिर ये कह रहे हैं कि इट इज़ एब्सर्ड। क्यों बोल रहे हैं कि रिसर्च काय में होना चाहिए? बोलते हैं इस कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, इनके बहुत सारे टेरिबल प्रॉब्लम्स है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक बीमारी है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। मनी इज बीइंग स्पेंट टू टीच क्लिनिशियंस हाउ टू डू क्लिनिकल ट्रायल्स. These foundations operate under a false banner. They are misusing the term epidemiology. Why? Because of the great prestige of epidemiology in the world today, because the fact that schools of public health are the outstanding centers of teaching and research in epidemiology. Public health schools actually ये है, डेप्थ है उनमें. दिस इज थ्रेटनिंग. ये दिखा ये वर्ड. दे वांट द मेडिकल स्कूल्स टू कंटिन्यू टू बी डोमिनेंट. मेडिकल कॉलेजेस में जो क्लिनिशियंस है वो डोमिनेंट चाहिए, पब्लिक हेल्थ वाले नीचे रहे. दे वांट क्लिनिशियंस टू कीप द political power. Clinicians का ज़्यादा political power. They want to make sure that health services don't infringe on narrow professional interest of the clinician. उनका narrow professional interest में focus. ये 1980 का किताब है, मैंने हेडिंग दिया है, कोई भी इसको, जो भी पॉलिसी मेकर्स है, पूरा रिसर्च करना चाहिए. अभी IITs वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो बेसिक रिसर्च है. फिर MBBS से चालू करेंगे. अभी MBBS नया नया आता है, वो डॉक्टर सीख रहा है, वो डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है. वो 4 साल में वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पेशेंट देखना सीखता है. यूजर है वो, रिसर्चर नहीं है. वो काम करने वाला है. जैसे आप सोचो, एग्जाम्पल में देता, पायलट है, 3-4 साल में वो प्लेन उड़ाना सीखता है. अभी बोलो जितने भी पायलट है, वो प्लेन उड़ाना सीखने के अलावा उनको एरोनॉटिक्स रिसर्च करना पड़ेगा. अब वो बेचारा एरोनॉटिक्स रिसर्च करेगा तो उसके फ्लाइंग आवर्स कैसे होंगे? अब उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि फिर फ्लाइंग आवर्स नहीं होंगे तो फिर एक्सीडेंट्स होंगे तो पता चल जाएगा. इसमें क्या है? इसमें भी तो डेंजरस है, इसमें भी ह्यूमन लाइफ है. अच्छा, इसके अलावा ये रॉकफेलर फाउंडेशन की जब बात आती है 1900 में, अगला दिखाइए. अगला एक मैंने कुछ लेख लिखे थे, मैंने रेफरेंसेस दिए थे कि ये कैसे चेंज हुआ. एक हमारे 1900 में एक ये रॉकफेलर फाउंडेशन थे, उन्होंने एक फ्लेक्सनर रिपोर्ट बनाया था. एक फ्लेक्सनर था जो कि डॉक्टर नहीं था. वो जितने भी मेडिकल स्कूल्स में गए थे, उन्होंने बोला कि मेडिकल स्कूल में साइंस का बढ़ावा दो, बहुत अच्छी बात है. और उन्होंने बोला वो रिसर्च में ज़्यादा स्ट्रेस दो और इसमें ज़्यादा स्ट्रेस दो. तो इसमें क्या लिखा है, उस टाइम जो विलियम ऑसलर थे, बहुत बड़े जो भी डॉक्टर है उनको मालूम होगा, ऑसलर्स के जितने भी क्लिनिकल मेथड्स है, उन्होंने बहुत गहरा क्लिनिकल मेडिसिन में काम किया है. आर्ट ऑफ मेडिसिन के उनके बहुत बुक है, क्लिनिकल मेडिसिन की बहुत बुक है. वो रॉकफेलर के टाइम वो थे, उन्होंने बोला था, और फ्लेक्सनर को बोला था. फ्लेक्सनर जिसने कि मेडिकल स्कूल्स का सिलेबस बनाया और फिर पूरा वर्ल्ड उसको ये कर रहा है, अडॉप्ट किया है कि रिसर्च करो. और अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया. अभी रिसर्च करना, पब्लिशिंग करना, उससे रेटिंग होता है डॉक्टर्स का. उससे क्या हो रहा है कि पेशेंट केयर इफेक्ट हो रहा है. रिसर्च बेशक होना चाहिए, पर रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स अलग होना चाहिए, क्लिनिशियंस अलग होना चाहिए. MBBS से आप उसको बोझ दे दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो फार्मा कंपनी के टारगेट हो जाएगा. वो क्लिनिकल ट्रायल कराएंगे उनसे, छोटे प्रोजेक्ट भी क्लिनिकल ट्रायल, PhD भी क्लिनिकल ट्रायल, तो वो नैरो हो जाएगा. क्योंकि हेल्थ में बाकी कई फैक्टर्स, वाटर सप्लाई आता, सोशल मेडिसिन आता, सोशल फैक्टर्स आता, इकोनॉमिक्स आता, वो सब छोड़ के खाली बीमार होंगे लोग और क्लिनिकल ट्रायल. तो इसने, ऑसलर ने क्या बोला था, उसने कहा था कि अगर आप ज़्यादा इसमें स्ट्रेस देते हो मेडिकल स्कूल्स में, रिसर्च में, वो थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए. वो कहते हैं कि वो IF है, हॉस्पिटल क्या हो जाएगा. उन्होंने, विलियम ऑसलर ने कहा था उस टाइम 1900 में, द आइडियल्स वुड चेंज, आदर्स चेंज हो जाएंगे. एंड आई फियर दैट ब्रॉड ओपन स्पिरिट विल नैरो. जो ओपन स्पिरिट है, क्रिएटिविटी है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो हेल्थ के हैं उससे क्रिएटिविटी आता है. ऐसे नैरो रिसर्च से नहीं आएगा. क्लिनिकल ट्रायल जो वर्ड यूज किया है,
एनएमसी ने, वो कहते हैं कि ये इससे क्रिएटिविटी कम हो जाएगा और डॉक्टर्स एंड टीचर्स एक दूसरे के पीछे भागेंगे रिसर्च के लिए, जैसे आजकल भाग रहे हैं ये पेपर में मेरा नाम डाल दो, ये पेपर में डाल दो, फॉरगेटिंग अबाउट द वाइडर इंटरेस्ट ऑफ दिस हॉस्पिटल मस्ट मिनिस्टर। वाइडर इंटरेस्ट मतलब पेशेंट केयर, पेशेंट केयर से टाइम कम हो जाएगा, पेशेंट केयर से उनका अनुभव कम हो जाएगा। पेपर रिसर्च, आइवरी टावर लैब में रिसर्च करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल, दवाई नया दवाई देंगे, उसमें कितना रिसर्च का डेप्थ रहता है। तो फिर बाद में इसमें ये भी लिखा, आप देखिएगा आखिरी पैराग्राफ, कि जब ये कई सालों तक ऐसे चला तो फ्लेक्सनर खुद बोला कि फ्लेक्सनर हिमसेल्फ इन हिज लेटर ईयर्स, जब काफी सालों बाद फ्लेक्सनर ने भी जब अनुभव हुआ, regretted the consequences of his report, ये वर्ड हमने रेफरेंस दिया है। he was disappointed by the rigid scientific orientation of medical education which stifled creativity. His good intentions laid the groundwork for specialty, super specialty, subspecialty and richer research dominated system of medical education. नैरो फील्ड में लोग रिसर्च कर रहे हैं तो अलग अलग हो जा रहे हैं, पूरा बॉडी को नहीं देख रहे, बॉडी के अलावा पूरा वातावरण को नहीं देख रहे जिसमें बीमारी हो रहा। तो ये खुद फ्लेक्सनर ने रिपोर्ट किया, पर उसका अभी हम कोई नहीं, अभी क्योंकि अभी फार्मा वाले डोमिनेट कर रहे हैं, रिसर्च वाले डोमिनेट कर रहे हैं, ग्रांट्स वाले डोमिनेट कर रहे हैं, वो नैरो हो रहा है हमारा। ये आप बेशक रिसर्च अपने आप आता है और 10% 15 ऑप्शनल रखना चाहिए, कंपल्सरी करने से जो बेसिक सब्जेक्ट है, अभी बच्चा सीखता है, पहले चलना सीखेगा, अब चलना सीखने के पहले आप उसको दौड़ना सिखा रहे हो। रिसर्च कई सालों के बाद, अनुभव के बाद आता है, कोई नया क्रिएटिव आता है। ह्यूमन बॉडी में कितना स्कोप है, अपने पास 2 हाथ है, 2 कान है, 2 है नॉर्मल में, उसमें कितना वो रिसर्च करेगा, वो रिसर्च फिर दवाई में ही करेगा। उसको पहले इसी को, जो पायलट प्लेन उड़ाता है, वो अपने कंट्रोल्स को पहले ट्रेनिंग होता है, उसके बाद वही रिसर्च करने वाले करते हैं ना, एरोनॉटिकल इंजीनियर है ना उसके लिए। तो मेडिसिन भी इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, डॉक्टर को पायलट जैसे ट्रीट करो, उसको हवाई जहाज उड़ाने दो, और बीच बीच में पायलट भी कर सकता है अपने अनुभव से, तो डॉक्टर भी अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस से दोनों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। पर उसको अगर कंपलसरी रिसर्च करेगा, अगर पायलट को बोले कि आप अभी हवाई जहाज छोड़ो, अभी रिसर्च करो फिर हवा, तो आप देखोगे क्या। और ऐसा ही ट्रेजेडी मेडिकल फील्ड में भी हो रहा है। तो हमको ये सोचने का, हमने पूरे रेफरेंसेस दिए हैं, हम इसके ऊपर जस्ट पॉलिसी मेकर्स और आम लोगों को सोचना चाहिए इसके ऊपर। तो आज हमको इतना ही कहना था, धन्यवाद। आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है, हमारा यूएचओ है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ है जो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेता, कोई ड्रग कंपनी से भी नहीं, कोई एजेंसी से भी नहीं लेता है। तो आप ही के सहयोग से हम आगे जाना चाहते हैं। धन्यवाद।